तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे BC वर्स 132। मैं भी प्रेजेंट करूंगा इनमें से। तो आज हम शुरू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन बिजनेस। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स, एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस ये पहली हमारी यूनिट है, पहले ब्लॉक है हमारा फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस है क्या। बिजनेस बेसिकली होता है किसी भी, अगर कोई भी बिजनेस अगर हम लेके चलें, जैसे कि कोई मटेरियल बनाने का बिजनेस है, कोई भी मेडिकल इंडस्ट्री है, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना, उसका वो बिजनेस के थ्रू गुजरता है। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल लेना और उसके बाद रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उसके बाद उससे एक ऐसी चीज़ बनाना जो कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल हो, उसे बिजनेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर हम कोई मेडिकल कंपनी की बात करें, तो जहाँ पर हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जहाँ केमिकल्स यूज़ करते हैं एक मेडिकल कंपनी में रॉ मटेरियल्स के रूप में, और उनको कन्वर्ट करते हैं एक इफेक्टिव फॉर्म में, उनको देखा जाता है कि कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक अ बेटर मेडिसिन विच विल बी यूजफुल फॉर फर्दर फाइंडिंग्स ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ पेशेंट्स। तो ये फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने तक जो भी एक प्रोसेस होता है उसको बिजनेस कहा जाता है। एक बेसिक डेफिनेशन है बिजनेस की। बिजनेस के अंदर आता है ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, एक तो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली होती हैं जो आपको
किसी भी बिजनेस में, ये डिफरेंस भी बताए हुए हैं, किसी भी बिजनेस में अगर आपको कोई भी एक्टिविटी आपको बेनिफिट कर रही है फाइनेंशियली, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिक बिजनेस या एक्टिविटीज वो होते हैं जो नॉर्मली एक एनजीओ जैसे होता है, जो एक नॉन बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता पर आप किसी के लिए फायदा करते हैं, तो वो होते हैं नॉन इकोनॉमिक बिजनेसेस या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है, These activities are undertaken with the financial motive, उसमें फाइनेंशियल मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। These activities are undertaken with social and mental needs। जैसे हमने एनजीओ की बात करी थी, तो नॉन इकोनॉमिक होता है जिसमें हम सोशल और मेंटल नीड्स को देखते हैं, हम अपने बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स को नहीं देखते। इसमें अगर लास्ट में एक एग्जांपल लें तो एन स्किल्ड पर्सन, अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी हैं ये सब एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, जिसमें आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आपको उसमें कुछ अर्निंग होती है या अच्छी अर्निंग होती है उसको। और अगर कोई टीचर टीचिंग हर ऑन सन, अगर कोई टीचर अपने सन को पढ़ा रहा है, अगर डॉक्टर अपने पुअर पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ बेनिफिट दे रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, या तो वो आ जाते हैं सब नॉन इकोनॉमिक बिजनेसेस में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो ये थे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के एग्जांपल्स। इसमें अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स लें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर आ जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर वो होते हैं जिसमें हम कहीं से अगर किसी रॉ मटेरियल को हम विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं, जैसे कि माइनिंग होता है, माइनिंग में हम मिनरल्स को निकालते हैं या पेट्रोलियम को निकालते हैं। फिशरीज हो गया, फिशेस को, या फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री में हम ट्रीज या उनको यूज़ करते हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब आते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर में, जिसमें हम माइनिंग करके या हंटिंग करके, फिशरी करके हम उसमें से एक प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसको प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर वो होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और रॉ मटेरियल्स से हम एक नया प्रोडक्ट बना के उसको सेल करते हैं, वो आता है सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर में। जैसे कि इंडियन खादी इंडस्ट्री, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, जिसमें हम रॉ मटेरियल से एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं, उसका आता है सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर। उसके बाद आता है थर्ड, टेरिटरी। तो टेरिटरी सेक्टर क्या होता है? टेरिटरी सेक्टर होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वर्क हो गया, डिसिमेटिंग एजुकेशन हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, जिसमें हम अपनी एक्सपर्टीज से किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस हो गया, जुडिशियल एक्टिविटीज हो गई, ये सारी आते हैं टेरिटरी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। अगर हम आगे चलते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? तो बिजनेस वो होता है जहाँ पे हम, जैसे पहले हमने बताया, कोई भी चीज़, कोई भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके, या कोई भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कोई मेडिकल इंडस्ट्री है या फिर कोई प्लांट है, जहाँ पर हम किसी एक ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं जो अभी फॉर्म में नहीं है, और उसके बाद उसको असेंबल करके उसको कुछ चेंज करके अगर हम एक नए प्रोडक्ट में बनाते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है टीवी सेट्स, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ नया बना रहे हैं, वो बिजनेस होता है। प्रोफेशन वो होता है जैसे कि एक डॉक्टर हुआ, एक लॉयर हुआ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, वो प्रोफेशन होते हैं जिसमें एक पर्सन है जिसके पास एक एक्सपर्टीज है और वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके किसी के लिए कुछ बेनिफिट कर रहा है, किसी के लिए कुछ काम आ रहा है। जैसे कि एक लॉयर अपने क्लाइंट के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए कोर्ट में केस लड़ता है, तो वो वो उसका प्रोफेशन है जो अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है, वो उसके अंदर। एक डॉक्टर है, किसी भी पेशेंट को ठीक करता है, वो उसकी एक्सपर्टीज है, वो उसका प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें आपको कोई एक सेकेंडरी पर्सन या सेकेंडरी जो एनवायरनमेंट होती है, सेकेंडरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट देती है और उसके बदले में आपकी सर्विसेज के बदले में आपको वेज प्रोवाइड करी जाती हैं, आपको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंस हो गए, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पेरेंट एम्प्लॉयर
अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको कहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। आपको एक सर्विस जिसमें एक टू वे ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले में आपको आपको अपनी एक वेजेस देती है आपको, और बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कोई होटल हो गया, कोई इंडस्ट्री होगी, कोई कॉलेज हो गया, फैक्ट्री होगी, या कोई जॉब्स होगी, कोई गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, ये सब आती हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसके अंदर एक थर्ड पार्टी आपको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है आपकी सर्विसेज के बदले में। तो एम्प्लॉयमेंट की भी टाइप्स होती हैं, जैसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम सबको पता है क्या होता है, फुल टाइम मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज। पार्ट टाइम मतलब तो थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें आपके पास कोई टाइम पीरियड नहीं होता, किसी इरेगुलर टाइम पीरियड, इरेगुलर बेसिस पे किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसके अंदर बताया गया होता है कि आपके ये ड्यूटीज हैं, आपको ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। अगर आप परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपको उसके बदले में आपकी वेजेस मिलेंगी, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको अपना फुलफिल करना होता है। अप्रेंटिसशिप होता है किसी भी individual in a particular trade or profession, a person or undergoing apprenticeship is called apprentice have benefit of full time insurance protection। apprentice होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड या प्रोफेशन दिया जाता है, उस अप्रेंटिस के फायदे भी होते हैं, उसमें आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलती है, सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पेंशन इंश्योरेंस मिलती है, स्पेशल। तो ये सारे एक इसके अंदर आता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है जो सीजन के हिसाब से, कई बिजनेसेस होते हैं जो सीजन के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री होगी, या फायर क्रैकर अगर हम ना ले तो काइट इंडस्ट्री होगी, या बहुत सारे जो बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि कोई बिजनेस विंटर में ही चल सकते हैं, कोई बिजनेस समर्स में ही चल पाते हैं, कोई बिजनेस किसी सीजन में चलते हैं। कोई भी छोटा मोटा एग्जांपल ले सकते हैं। दिवाली के टाइम पे अगर हम प्रोडक्शन दियो की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो वो एक बिजनेस है, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो एक कंपैरिजन आ गया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये सब वही है जो अभी हमने डिस्कस करा था। तो पढ़ते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। तो किसी बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करते हैं हम। प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल से किसी भी प्रोडक्ट को बनाना और उसको फिर डीलर्स को देना, डीलर के बाद रिटेलर पे जाना, ये सब एक्सचेंज के अंदर आता है। कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। तो कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी क्या होता है, व्हेन अ पर्सन हैव हायर्ड यू, एक पर्सन ने एक डीलर को हायर किया है, एक डीलर को हायर, व्हेन अ पर्सन हैव हायर्ड अ डीलर, तो डीलर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी रॉ मटेरियल या जो भी एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो उसे टाइम पे मिले। तो if he gets the products timely, then he will be able to sell them to retailers in a proper manner of time. For example, if we take example of a retailer or a shopkeeper who who have a, who wants certain product in time, who have some kind of shortage of some product. So in that case, that shortage will only be fulfilled by the industry if they have adequate resources, if they have adequate raw material, and they are providing the product in time to the dealer, and then dealer is providing that product to the retailer. This comes under the regularity in dealings. अगर ये रेगुलरिटी नहीं होगी डीलिंग्स के अंदर, तो एक मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से इट विल कॉस्ट द बिजनेस टू शट। वो बिजनेस बंद भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट मोटिव इज समथिंग लाइक यू हैव टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। if you are not dealing towards profit, if you are not showing your interest in profits, and your business will going to expire soon, और वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क आते हैं बिजनेस के अंदर। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है कि भाई किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप कोई भी रिस्क है, रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। दो तरह के रिस्क होते हैं। एक रिस्क होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड, और दूसरा रिस्क होता है उस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बिजनेस में थेफ्ट हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो
वो इंश्योरेंस में कवर हो थेफ्ट आ जाते हैं, वो इंश्योरेंस में कवर हो सकते हैं। पर कई ऐसे देर आर मैनी of the circumstances which cannot be covered in insurance. These come under like technological changes in fashion, short supply of raw material, etc. These can happen any time. So these things are those things which are not in your control, जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इट इज that you can go with the flow. If you can to avoid this circumstance, to avoid this risk, you have to go with the environment, go with the technological changes, so that it will not hinder your industry. तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के? इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स। ये बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बेस पे ही चलता है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये सारे इकोनॉमिक हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, यू हैव टू एक्सपेंड योर बिजनेस टू न्यू लोकेशंस। ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, इफ यू आर इनोवेटिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, तो वो बहुत इम्प्रूव करेगा आपके बिजनेस को, आपके प्रॉफिट्स को इम्प्रूव कर देगा। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टुवर्ड्स द कस्टमर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी इन विच यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, a chemical industry business should be outside the city. A chemical industry manufacturer or chemical industry organizer should have a social responsibility towards the society, so that he can so that he can manufacture his products outside the city. वो बिल्कुल सिटी के बाहर बनाए। जो भी केमिकल एमिशंस एंड एवरीथिंग एंड ऑल जो भी हैं वो सारी एक सिटी के बाहर हो। वो अवॉइड करें अनफेयर प्रैक्टिसेस, और जो कितने द रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो ISI सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो सारी अगर वो इंश्योर करता है तो सोसाइटी की तरफ एक ही इज मेकिंग गुड स्टेप टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई फूड प्रोडक्ट है, if he is manufacturing those food products with following all those rules and regulations which are made by the government of India or government of any country around the world, so अगर वो फॉलो करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं कहीं पे भी, वो फॉलो करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए, तो वो सारे आ जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि भाई, तो while the second category is called commerce, the first category is known as industry, which will be discussed more elaborately under the separate head. Business activity is generally carried out through the human objective of business and may thus take the economic well-being and the employees' social psychological satisfaction of the employees, as well as मतलब if you are running an organization, it can be organization of any kind, you have to take care of the employees which are your human resource which are working in your company, because if you are taking care of the human resource in your company, then जो प्रोडक्शन होगी, क्योंकि वो काम एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन से करेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पे, तो जो प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्शन में भी फर्क महसूस होगा। you will definitely feel increase in production if you are thinking about the human resource of your company। तो ये सारा आ जाता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके बाद इंडस्ट्री क्या होती है ये बताया गया है। तो इंडस्ट्री एक रेफर्स टू द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ want satisfying goods। when you are producing a product which will satisfy the consumers at the end, it is called industry। so for final consumption, industry utilizes the natural resources and transfer them to the final consumption of for further use। कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वो फाइनल यूज के लिए एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी रॉ मटेरियल यूज करने के बाद, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं? हम कई क्लासिफिकेशंस होती हैं इंडस्ट्री की, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज लाइक फिशरीज, लाइक मिनरल्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स। Manufacturing industry is manufacturing of products from raw material to the final production is called manufacturing industry। Construction industry is like construction of houses,
and construction of factories and anything like that is construction industries on the basis of goods produced. तो पुनीत अपना माइक ऑफ कर लें अगर आप। पुनीत राजपूत। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ भी बीच में से समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। पुनीत राजपूत आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी आपको समझ ना आए बीच में से। तो उसी के बेस पे इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, जेनेटिक, हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं विच मैन्युफैक्चर लाइक कोई अगर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो हैवी इंडस्ट्री के अंदर आएगी। कोई एक हाई स्केल पे कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है। ऑयल इंडस्ट्रीज होगी जो बहुत हाई स्केल पे, ऑयल रिफाइनरीज होगी जो रिफाइन करती हैं, तो वो हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर आती है जो छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चर करती है। वही स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर भी सेम आता है। रीजनल इंडस्ट्रीज, नेशनल इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज वो होता है। रीजनल इंडस्ट्री जो एक स्पेसिफिक विच इज स्पेसिफिक टू सम सिटी और सम पर्टिकुलर प्लेस, जो एक बहुत छोटे एरिया के लिए होगी वो एक रीजनल इंडस्ट्री होगी। नेशनल इंडस्ट्रीज which are surrounded which are expanded all over the country, जो पूरी कंट्री में फैली होगी वो नेशनल इंडस्ट्री होगी। मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज विच आर एक्सपेंडेड टूवर्ड, जैसे कि हम अगर टाटा का एग्जांपल लें, हमारे जो हमारे टाटा हैं, टाटा ग्रुप है, वो हमारे देश का वो एक मल्टीनेशनल इंडस्ट्री के अंदर आता है क्योंकि वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मैंने जैसे आपको बताया, ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स लाइक फिशरीज, हंटिंग, क्वेरिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं हम जब कोई भी मदर अर्थ के अंदर से, तो वो सारी एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। जेनेटिक इंडस्ट्री होता है ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री प्लांट्स, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सम रॉ मटेरियल से किसी भी चीज़ को बनाना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री एग्जाम्पल हैं इसके। कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर या कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल से आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं जो बिल्डिंग ऑफ रोड्स, कैनाल्स, डैम्स, ये सब एक बहुत ही अच्छी टेबल दी गई है जिसमें एग्जांपल बताया गया। पूरा पैराग्राफ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इस एग्जांपल, इस डायग्राम को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज किस टाइप के तरह के मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। रोड्स, बिल्डिंग, कैनाल्स, डैम्स, ये आती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। अब कॉमर्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी स्टूडेंट को कॉमर्स का मतलब पता है तो वो बता सकता है, नहीं तो हम इसके बाद शुरू करते हैं। पुनीत या दूसरे स्टूडेंट में से किसी को अगर कॉमर्स के बारे में कुछ आइडिया तो बता सकते हैं। चलिए इसको फर्दर पढ़ते हैं। कॉमर्स क्या होता है? किसी भी ऑल द एक्टिविटीज विच एस्टैब्लिश बिटवीन प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एंड कंज्यूमर्स, किसी भी एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर, यानी कि हम जो कंज्यूमर हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी एक फूड प्रोडक्ट की बात करें, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं और एक मैन्युफैक्चरर है, अगर मैं एक अमूल का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं तो अमूल एक मैन्युफैक्चरर है और मैं कंज्यूमर है। अगर हमारे बीच में जो रिलेशन है, पैसे का फ्लो है, प्रोडक्ट का रिलेशन है, प्रोडक्ट का फ्लो है, उसको कॉमर्स के अंडर आता है वो। तो कॉमर्स के अंदर बहुत सारे ये हिंड्रेंस हो सकती हैं। हिंड्रेंस मतलब बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इस कॉमर्स में, जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ टाइम और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक कंज्यूमर तक आने में, प्रोडक्ट में अगर कोई इशू आता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर एरिया इफ वी रिक्वायर 100 पैकेट्स ऑफ मिल्क फ्रॉम अमूल, बट somehow because of the chain from company to the consumer, ये चेन में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई किसी वजह से तो फ्लो नहीं हो रहा है,
और कंज्यूमर तक वो 100 पैकेट्स नहीं किसी पर्टिकुलर डे पे डिलीवर हो रहे हैं, इन दैट केस इट इज कॉल्ड द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। किन्हीं पर्सन जो बीच में द मिडिल पर्सन की वजह से अगर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है गुड्स का, तो वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के अंदर आता है। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज होता है कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बहुत पैसे खर्च करती हैं। कोई भी कंपनी होगी, अमूल होगी, कोई भी कंपनी ले लो आप, अगर कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज के अंदर आता है। अगर आप एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट, इफ यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट, देन हाउ डू द कस्टमर नो दैट दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट? वो मार्केट में है भी कि नहीं, वो किसी उसको पता नहीं चलेगा, और वो अल्टीमेटली सेल्स नहीं होंगी उस प्रोडक्ट की। तो वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज के अंदर आता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का होता है टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल कंजम्पशन। अगर ये टाइम गैप आ जाता है, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही है और कंजम्पशन उससे ज़्यादा हो रही है, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है कि अगर आपके प्रोडक्ट की नीड किसी एक प्लेस पे ज़्यादा है और दूसरे प्लेस पे नहीं है, पर आप क्योंकि इस चीज़ को आइडेंटिफाई, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग दीज थिंग्स, तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस के अंदर आता है। अगला आता है ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? किसी भी दो पर्सन, अगर हम पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर किसी भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिससे दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को एक पैसे का, या समवन इज अर्निंग प्रॉफिट इन अमाउंट ऑफ in the form of money, someone is earning profit in the form of reputation, someone is earning in the form of earning profit in the form of some product। अगर वो मतलब किसी भी वे में दोनों को फायदा हो रहा है, तो वो ट्रेड के अंदर आता है। इसके अंदर इंटरनल ट्रेड होते हैं, होलसेल ट्रेड होते हैं, रिटेल ट्रेड होते हैं। इंटरनल ट्रेड इज जब किसी एक कंट्री के अंदर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो उसको इंटरनल ट्रेड, किसी दो कंपनीज के बीच में, कंज्यूमर और एक मैन्युफैक्चरर के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। होलसेल ट्रेड होता है बाइंग ऑफ एंड सेलिंग ऑफ रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटीज, मतलब किसी भी चीज को होलसेल में बेचना, खरीदना, या एक दूसरे को प्रोवाइड करना, फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो एक होलसेल ट्रेड के अंदर आता है। रिटेल ट्रेड होता है जैसे कि अगर हम शॉपकीपर की बात करें, या किसी एक छोटे से एक बिजनेस की बात करें जो डायरेक्टली सेल करता है अपने कंज्यूमर्स को, तो आता है रिटेल ट्रेड के अंदर। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड होता है कि अगर आप किसी भी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट having a trade between two countries, if you are crossing the boundaries of your country, for example, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारी कंट्री की बाउंड्री से अलग है, किसी और, फॉर एग्जांपल हम यूएस का एग्जांपल लेकर हम यूएस के साथ कोई ट्रेड कर रहे हैं, या यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन यूएस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रही है, तो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर आता है। तो इसके अंदर आते हैं इंपोर्ट ट्रेड, जैसे कि इसमें एग्जांपल यूएसए का ही लिया हुआ है बाई चांस। व्हेन अ कंट्री बाइज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल इंडिया बॉट मशीनरी फ्रॉम यूएसए। इंडिया यूएसए से बहुत चीजें खरीदती है, जैसे कि मशीनरी हुआ, आर्म्स हो गए, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंडिया यूएस से या किसी और कंट्री से, जैसे कि हम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, जैसे रशिया से अभी एक रिसेंट हॉट टॉपिक था, वी आर बाइंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया। तो वो एक इंटरनल इंपोर्ट ट्रेड हुआ जिसमें हम रशिया से कुछ खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड जिसमें हम कुछ कोई अपनी चीज, बनाई हुई चीज को हम बाहर बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर आता है। जैसे इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंडिया सेल्स लेदर गुड्स टू रशिया एंड टी टू यूएसए। तो इंडिया इज सेलिंग इट्स टी, क्योंकि इंडिया जो है वो एक टी का एक लार्ज मैन्युफैक्चरर है, तो इट इज सेलिंग इट्स टी टू यूएसए एंड इट इज सेलिंग इट्स गुड्स, लेदर गुड्स टू रशिया। तो ये एक एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर आ जाता है। और री एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर आता है जैसे कि व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया किसी कंट्री से रॉ मटेरियल लेता है, जैसे कि इफ यू टेक अबाउट एग्जांपल ऑफ मेडिकल कंपनीज, वी टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना and then we manufacture those raw material to some amount of good medicines. Then these medicines are then exported back to some developed countries like USA and any other
country which require those products. आप सबको पता होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, अगर या फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं फार्मास्यूटिक्स में। वो हमने कोविड में भी देखा, जैसे वो हमने अपनी एक वैक्सीन बना के बाहर एक्सपोर्ट की थी। तो रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है एंड देन वी एक्सपोर्ट इट टू सम अदर कंट्री, वो आ जाता है री एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर। तो एड्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इसे एड्स ऑफ ट्रेड के अंदर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे these products to another country। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर। अगर हम अगर अपनी बात करें विद इन आवर कंट्री लिमिट्स, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को बेचना है या एक्सचेंज करना है या ट्रेड करना है, तो हम विद इन आवर कंट्री अगर लिमिट्स अगर है तो हम रेल और बाय रोड कर देते हैं, जिसमें ट्रक्स आते हैं, ट्रेन आते हैं, सब कुछ। इसमें हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम एक डिफरेंट कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विद इन आवर कंट्री भी हम, अगर लैंड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कई एरियाज ऑफ आवर कंट्री लाइक नॉर्थ ईस्ट एरिया और लाइक some areas of our country are not connected by rail or either by land, तो उस केस में हम एयर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे हमने यूएसए का एग्जांपल लिया था, तो उस केस में भी हमने यूएसए को अगर हम मेडिसिन सप्लाई करते हैं तो बाय एयर करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि लैंड या रोड का कोई वो उसमें ऑप्शन नहीं है। या वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इंटरनल या एक्सटर्नल, मोस्टली वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक्सटर्नल होता है, क्योंकि विद इन इंडिया आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, आप ऑफ कोर्स लैंड या एयर ही करेंगे। वेयर हाउसिंग, फिर अपने सामान को रखना, आप कहाँ रखेंगे, ऐसा वेयर हाउस आपको बनाना होगा जो प्रोडक्ट बेस्ड होगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रेफ्रिजरेशन चाहिए तो आप वैसा वेयर हाउस बनाएंगे, और ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको रेफ्रिजरेशन के बिना चल सकता है तो वैसा है। फॉर एग्जांपल आवर गवर्नमेंट प्रिजर्व आवर फूड नीड्स लाइक राइस या हो गया या फिर व्हीट हो गया, एनीथिंग बार्ले हो गया, तो आवर गवर्नमेंट कीप दिस प्रोडक्ट इन वेयर हाउसेज एंड इन रिटर्न प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट्स टू दोज हु आर इन नीड। जो राशन कार्ड के बेस पे जो भी प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, एक या 2 रुपए किलो में राइस को परचेज करते हैं, तो सारे वेयर हाउसिंग के अंदर आता है। इंश्योरेंस, किसी प्रोडक्ट का अगर आप पीछे देखेंगे तो आप उसके बैक लेबल के ऊपर एक LIC नंबर लिखा होता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर, या मोस्टली 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इंश्योर्ड। तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, ये सारे हमारे आ जाते हैं एड्स टू ट्रेड के अंदर। आप एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट है, हमने पहले बात की, इफ यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग दैट प्रोडक्ट तो कंज्यूमर्स को पता ही नहीं चलेगा इफ दैट प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट और नॉट। फॉर एग्जांपल अगर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर है, जो मैगजीन्स हैं, ये सारे एक एडवर्टाइजिंग का एक एग्जांपल है जिसमें आप एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, जैसे कि आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, इफ यू आर नॉट इवन एडवर्टाइजिंग दोज थिंग्स तो किसी को मार्केट में पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। देन बैंकिंग फैसिलिटीज भी ट्रेड के अंदर आ जाती हैं कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, स्मूथली स्टार्ट करना है, तो आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, यू रिक्वायर मनी। तो बैंक्स यहाँ पर आती है, बैंकिंग यहाँ पर आती है। बैंक्स सप्लाई मनी एंड बैंक इज ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम अ पब्लिक एंड विड्रॉल ऑन डिमांड और अदरवाइज। जो एक बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी को एक्सेप्ट करती है, जो हम अपनी मनी है सेविंग्स में रखते हैं, FD में रखते हैं, और इन रिटर्न वो वही वाली मनी यूज करके बैंक uses that money to lend those money to some person who needs a loan to start his or own organization। तो ये बैंकिंग के अंदर आता है, ट्रेड के अंदर आता है। तो अब आता है इस यूनिट में 1.7 माइक्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। माइक्रो बिजनेस वो होते हैं जो बहुत ही छोटे स्केल पे, एक बहुत ही सिटी लेवल पे या सिटी के अंदर भी एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप बिजनेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एक बहुत ही अच्छी टेबल दी गई है इन तीनों का एक डिफरेंस बताने के लिए। माइक्रो लेवल का अगर कोई भी एंटरप्राइज है तो उसकी वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगी उसकी वैल्यूएशन, और इन्वेस्टमेंट जो होगी उसके अंदर, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। इट विल नॉट बी एक्सीडिंग 10 लाख। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो 25 लाख टू 5 करोड़ के बीच में अगर कोई आता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट अगर आती है, मशीनरी और इन सब के बीच में, तो वो आती है एक स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के अंदर। और मीडियम एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ टू 10 करोड़ या उससे ज़्यादा
5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर कोई एंटरप्राइज आता है तो वो आता है एक मीडियम स्केल एंटरप्राइज के अंदर। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई और उद्योग आधार। एक उद्योग आधार एक फैसिलिटी है, एमएसएमई एक फैसिलिटी है जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने एंटरप्राइजेस को। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है अगर हम पढ़ें तो अगर आप एमएसएमई में अपने आप को, अगर आपने कोई इफ यू आर ओपन एनी न्यू बिजनेस एंड यू हैव रजिस्टर्ड दैट बिजनेस इन एमएसएमई और उद्योग का आधार, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो बताएंगे। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा, लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट मिलेगा, बहुत लो इंटरेस्ट पे मिलेगा आपको, ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, मतलब एक क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी जिसमें आप पैसा यूज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंसेशनल रेट पे मिलेगी, 50% डिस्काउंट ऑन आईपी प्रोटेक्शन, एमएसएमई कंसिलेशन सेंटर में आपको एक मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें यूनिट 1 के अंदर आती हैं। यूनिट 2 है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। यूनिट 1 के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है तो बता सकता है यूनिट 1 के अंदर। अगर नहीं है तो हम फर्दर सेकंड यूनिट पे चलेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम सेकंड यूनिट शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट नाम से ही हम समझ सकते हैं कि कोई भी इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है, तो उसको वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर आएगा। और स्किल डेवलपमेंट होती है कोई भी नया एक स्किल को डेवलप करना। स्किल कोई भी स्किल हो सकता है, आप किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, नए एंटरप्रेन्योर हैं, वो उनके अंदर कोई भी एक स्किल डेवलप करना, उसको स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया थॉट जो है आपका, न्यू इमेजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म और टेक्निक। सो इनोवेशन रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ बेटर सॉल्यूशंस दैट मीट न्यू नेसेसिटीज। कोई भी चीज़ जो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आज के समय में कोई भी, इफ देयर इज समथिंग विच इज नीडेड बाय द कंज्यूमर्स, आप उसको इनोवेट करते हैं, तो आप उसके लिए एक नया आइडिया लेके आते हैं, दैट कम्स अंडर इनोवेशन। ये मीनिंग ऑफ इनोवेशन के अंदर आ जाता है। क्रिएटिविटी इज समथिंग लाइक, जब आप एक आइडिया को, एक ओरिजिनलिटी एक प्रोडक्ट में क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्रिएटिविटी के अंदर आ जाता है। क्रिएटिव इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। जब आप एक इनोवेटिव आइडिया को क्रिएशन में यानी कि उसको प्रोडक्ट को बना देंगे, आप उसको कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल बना देंगे। कोई भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट टाइम किसी ने जब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाने की बात की होगी, तो एक आइडिया आया होगा कि हम कोई भी एक ऐसा व्हीकल बना सकते हैं जो एक हमें हेल्प करे, जो हमें चलना ना पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल का ही एग्जांपल लें, तो फर्स्ट एक आइडिया आया होगा कि हम कोई एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिस पर हम बैठ के आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, और उसको आइडिया को देन क्रिएट करना एक साइकिल के अंदर या एक बाइक के अंदर या एक कार के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये एक डिफरेंस आ गया है, एक टेबल। क्रिएटिविटी, इन्वेंशन और इनोवेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। क्रिएटिविटी इज अ नोवेल आइडिया दैट आर कम्युनिकेटेड यूजफुल एंड अपीलिंग। कोई भी एक आइडिया जो यूजफुल और अपीलिंग होगा वो क्रिएटिविटी के अंदर आएगा। इन्वेंशन होगा क्रिएटिंग समथिंग न्यू, मतलब कोई भी चीज़ जो आज से पहले नहीं बनी है वो इन्वेंट हुई है। कोई सबसे पहले किसी ने लाइट इन्वेंट करी, किसी ने बल्ब इन्वेंट किया, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की, तो वो इन्वेंशन के अंदर आती है। और इनोवेशन, मेकिंग द इन्वेंशन इनटू अ प्रोडक्ट फॉर्म, किसी भी इन्वेंशन को एक प्रोडक्ट फॉर्म में बनाना। कोई भी इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद उसके अगर हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले कितने ही प्रोडक्ट उसके बाद बने, तो वो इनोवेशन के अंदर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आई पहले और उसके बाद उससे बल्ब बने, उससे जितनी भी चीज़ हमारी आज यूज़ हो रही है, फैन यूज़ हो रहा है, टीवी यूज़ हो रहा है, सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो वो इनोवेशन के अंदर आते हैं। इन्वेंशन थी इलेक्ट्रिसिटी, इनोवेशन है उसके प्रोडक्ट्स, और क्रिएटिविटी थी जो उसके क्रिएटिव आइडियाज़ थे जिनके बेस पे इन्वेंशन हुई है और इनोवेशन हुई। Creativity is a fuzzy idea that cannot be clarified until it is made into a prototype.
क्रिएटिविटी एक आइडिया है जिसको प्रोटोटाइप में जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक वो एक फिजी फॉर्म में है। तो ये सारी टेबल आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। Innovation helps in solving the problems. Example, providing customer service virtually. It also, in new days, for example, help in adapting to change to the situation where rapid changes are happening, like technological area. तो किसी भी टेक्नोलॉजिकल एरिया की अगर हम बात करें या ट्रू इनोवेशन की बात करें, तो इनोवेशन वो है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर हम टेक्नोलॉजिकली बात करें आज के टाइम में, तो टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस एवरी डे, देयर इज समथिंग न्यू विच इज हैव बीन क्रिएटेड, विच इज बीइंग क्रिएटेड। सो अगर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी और यूजिंग यू आर इनोवेटिंग समथिंग इम्पोर्टेंट जो किसी भी कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन में आ जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स, जैसे आजकल अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, तो स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल इनोवेशन की। अगर हम तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टार्टअप का अगर एक एग्जांपल ले, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की अगर बात करें, अगर इफ़ वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, अगर हम टेस्ला पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, तो हमें कभी भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि टेस्ला या इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद पाएंगे। टेस्ला इज एक्सपेंसिव कंपनी विच मेक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो हमारी जो स्टार्टअप्स हैं वो एक नए आइडियाज ला रहे हैं कि हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट्स चीपर। तो वो इनोवेटिव आइडियाज के अंदर आ जाता है, इनोवेशन के अंदर आ जाता है, टू मेक द प्रोडक्ट्स चीपर एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया। अगर हम इंडियन कंज्यूमर की बात करें, वी कैन नॉट अफोर्ड अ कार विच इज ऑफ 50 lakh वर्थ, बट वी कैन अफोर्ड अ स्कूटर विच कैन बी रन इलेक्ट्रिकली, एंड it costs something around, which is reasonable. It costs something around 1 lakh or 80,000 70,000। अगर हम इंडिया की ही बात करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में 40,000 से 50,000 में शुरू हो जाते हैं, विद लेस कैपेसिटी। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, देयर आर सम स्कूटर्स विच कैन नॉट गो बियॉन्ड 30। अगर हम स्पीड की बात करें, 30 से ऊपर वो स्पीड में नहीं जाते हैं, बट दे आर चीपर। सो हमारी जो ऐसी सोसाइटी है जो 50,000 ही एक स्कूटर पे खर्च कर सकती है, तो वी हैव दो स्टार्टअप्स विच हैव मेड सम इनोवेटिव आइडियाज सो दैट वी कैन गेट दो स्कूटर्स इन अ चीपर रेट। हम 30,000 में भी एक 40,000 में भी एक रेट ले सकते हैं। ऑफकोर्स उसके ड्रॉप है, उसके कुछ एक ऐसे चीज़ें होंगी जो वो नहीं कर पाएगा स्कूटर। वो एक बहुत ही बेसिक सा स्कूटर होगा जो बहुत कम स्पीड पे चल पाएगा, बट फिर भी आप उस स्कूटर वो बहुत यूजफुल हो सकता है उसके लिए, उस बंदे के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, एंड ही कैन नॉट बाय सम एक्सपेंसिव स्कूटर। सो ये सब इनोवेटिव आइडियाज के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव सेपरेट इनोवेशन सेंटर सो दैट द डेली एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट हिंडर्ड। There are unforeseen risks associated with the unprecedented, like political events, etc. The organization need to have a contingency plan for the same rather than being over ambitious. The challenges are definitely a part and parcel of the organization. किसी भी इनोवेटिव आइडिया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो who is working on innovative idea, उसके पास challenges और opportunities दोनों ही होंगी। इन challenges को opportunities में create करना is something जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टार्टअप का काम होता है। इनोवेशन डज प्रोवाइड नेम एंड रिकॉग्निशन। अगर आप इनोवेटिव हैं तो आपको नेम भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगी। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर अगर हम आ जाएं, जैसे कि हमने बात करी, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी एक ई कॉमर्स कंपनी का एक एग्जांपल ले लें, तो वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर आ जाता है। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन के अंदर 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन। आइडिया जनरेशन मतलब कोई भी आइडिया जनरेट करना और उसको मोबिलाइज करना, ये सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी इनोवेशन के प्रोसेस का। ये 5 पॉइंट्स हैं या 5 स्टेप्स हैं इनोवेशन के। एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग होता है कि उसी प्रोडक्ट को कि उसी आइडिया को आप उसी आइडिया की फीडबैक ले रहे हैं, उसे फीडबैक लेने के बाद उसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप उसको जो कंज्यूमर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं उस आइडिया के बारे में, उसका फीडबैक ले रहे हैं, तो वो एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग के अंदर आ जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन, उस आइडिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना जिससे कि आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। कमर्शियलाइजेशन,
उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उस प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में उतारने से पहले उसको टू हैव कंज्यूमर्स हैव द नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, वो कमर्शियलाइजेशन के अंदर आ जाता है। एंड डिफ्यूजन इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस जब सारे स्टेप्स हो जाते हैं, जब आप फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं दिस प्रोडक्ट कैन बी यूजफुल टू सर्टेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड डिफ्यूजन इन इम्प्लीमेंटेशन, आप उसको इम्प्लीमेंट करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। वो सारे ये 5 स्टेप्स आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप बहुत सुनते होंगे। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो मेक इन इंडिया लेकर आई थी, तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या डिफरेंस होता है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ सकते हैं। मेक इन इंडिया बेसिकली जो है इसमें बताया गया is innovative initiative of government of India and was launched in 2014. The concept was initiative dated 1901, जो 1901 का एक कॉन्सेप्ट है इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जब दादा भाई नौरोजी इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रेन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। ये आप याद रख सकते हैं कि किसने मेक इन इंडिया किसके ऊपर बेस है, दादा भाई नौरोजी के ऊपर बेस है, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड मेक इन इंडिया है वो दादा भाई नौरोजी का था, जिन्होंने कहा था व्हेन ही डिसएग्रीड विद द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एज अ पार्ट ऑफ। तो मेक इन इंडिया होता क्या है, मेक इन इंडिया वो है जिसमें आप पहले क्या होता था कि आप अपना जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करते थे और बाहर उसको बनाया जाता था किसी और कंट्री में। आपका रॉ मटेरियल यूज करके आप किसी और कंट्री में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया उसमें आप इनवाइट कर रहे हैं बाहर की कंपनीज को। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल का एग्जांपल ले लें, एप्पल फोन्स का एग्जांपल ले लें, तो उसने रिसेंटली फॉक्सकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपना आईफोन 12, 14 और 15 सीरीज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल है चाहे वो बाहर का हो चाहे वो इंडिया का हो, कोई इशू नहीं है, वो बाहर हो सकता है, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बेनिफिट्स होंगे कि आपकी अगर इंडिया में बना रहे हैं तो ऑफकोर्स वो इंडिया का ही जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज करेंगे, इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स को यूज करेंगे तो हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जैसे फॉक्सकॉन प्लांट है वो इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके अब एप्पल के आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। या एप्पल की अगर बात ना करें, सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ने अभी नोएडा में बहुत बड़ा प्लांट, बहुत सबसे आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाया है, जिसमें एप्पल जो सैमसंग है वो मोस्टली रॉ मटेरियल भी इंडिया का यूज कर रहा है, वो यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स भी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी बूस्ट हो रही है। पर मेक इन इंडिया के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि तो मेक इन इंडिया के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया में जो रॉ मटेरियल है वो बाहर वो बाहर का भी यूज हो सकता है। सिर्फ आप एक जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको, इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, पर जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही सेल होगा, या जो रॉ मटेरियल है वो जरूरी नहीं है वो इंडिया के ही यूज होंगे।
तो इसके कंपैरिजन में जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो मेड इन इंडिया होता है जिसमें हम, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि you must have often witnessed that the product like apparels and accessories, consumer durables, etc., having captions like specification products like made in India, made in USA, made in China, etc. So ये कब होता है? जब मेड इन इंडिया का मतलब होता है जब सारी चीज, जब रॉ मटेरियल आपकी का, जब आपकी कंट्री का रॉ मटेरियल यूज होता है, जब आपके जो आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आपके ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रही है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में वो इंडिया की है। अगर हम स्पेसिफिकली अपनी कंट्री की बात करें, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनने में अगर हम सब कुछ अपनी कंट्री का यूज कर रहे हैं तो वो मेड इन इंडिया के अंदर आता है। तो ये जो ड्रॉबैक्स मेड इन इंडिया के थे वो मेड इन इंडिया के अंदर कवर हो जाते हैं, जिसमें आप जैसे कि सर जी सर तो जो आपने एग्जांपल दिया आईफोन का जो इंडिया में ही बनेगा, मतलब बनता है, तो वो मेक इन इंडिया का एग्जांपल है। हाँ, वो मेक इन इंडिया का एग्जांपल है क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल इंडिया का यूज होगा, या फिर वो जरूरी नहीं है, बस उसमें ह्यूमन रिसोर्स मेक इन इंडिया का, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो यूज हो रहा है इंडिया का। जो रॉ मटेरियल है जो उसको सेल करेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही हो, वो बाहर भी सेल होगा। और जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो जरूरी नहीं है इंडिया का ही होगा, वो बाहर का भी रॉ मटेरियल हो सकता है जो उससे बनाने में यूज हो रहा है। यस सर। तो वो और मेड इन इंडिया में सब कुछ रॉ मटेरियल वगैरह, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ इंडिया में होनी चाहिए। मेड इन इंडिया का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे समझ आ जाएगा। जैसे कि एप्पल का एग्जांपल दिया था, फॉक्सकॉन से वो अपने प्रोडक्ट्स बनवा रही है इंडिया में, तो वो मेक इन इंडिया है क्योंकि प्रोडक्ट वो एप्पल का है। वो एप्पल एक कंपनी बाहर की यूएसए की कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट इंडिया में बनवा रही है, सिर्फ इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करके। रॉ मटेरियल बाहर का हो सकता है, पर अगर हम अमूल की बात करें, जैसे अमूल एक इंडियन कंपनी है, वो रॉ मटेरियल भी यहीं का यूज कर रही है, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स भी यहीं का यूज कर रही है, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है बना के जो मार्केट में दे रही है वो भी इंडिया में ही दे रही है। तो वो एक मेड इन इंडिया का एक एग्जांपल है। वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकती है, पर सब कुछ जो प्रोसेस है, जो सब कुछ यूज हुआ वो सब कुछ इंडिया का हुआ, सारी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया की यूज हुई, इसमें बाहर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये मेड इन इंडिया का एग्जांपल होता है। इसमें और कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो इस ये आपका नेम क्या है, क्योंकि इसमें किस की करके आ रहा है नेम। आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज योर नेम? सर किसरा। किसरा। यस सर। ओके किसरा। तो अगर कोई भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप पूछ सकते हैं बीच में। यस सर। तो अमूल एक एग्जांपल है मेड इन इंडिया का, और एप्पल या सैमसंग एक एग्जांपल है जो बाहर की कंपनीज हैं यहाँ पर बना रही हैं। वो एग्जांपल है मेक इन इंडिया का, वो यहाँ पर बना रही हैं सिर्फ रॉ मटेरियल, और कोई भी चीज़ है जो वो बाहर की यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेटेस्ट एक न्यूज़ सुनी हो जिसमें लैपटॉप्स की इंपोर्ट पे इंडिया ने अभी बैन लगा दिया है। लैपटॉप्स के इंपोर्ट पे इसलिए बैन लगाया क्योंकि जो लैपटॉप्स हैं वो रिसेंटली अभी इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी है उसकी, पहले चाइना में होती थी। तो सब मेक इन इंडिया की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं पहले चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही थी, एंड इंडियन गवर्नमेंट वाज प्लानिंग कि वो किसी तरह यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो जाए, पर वो इंडिया में शिफ्ट होने की बजाय इंडोनेशिया या अदर कंट्रीज में, वियतनाम में शिफ्ट हो रही हैं। वियतनाम मेरे एट ऑल आई रिमेंबर वियतनाम में शिफ्ट हो रही हैं जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इंडिया में शिफ्ट नहीं हो रही हैं। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने उसका इम्पोर्ट इसलिए ही बैन कर दिया कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक एचपी, डेल, जो भी कंपनीज हैं वो मेक इन इंडिया में यहाँ पर आकर ही बनाए अपने प्रोडक्ट्स को। अगर नहीं बनाते हैं तो हम उसका इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल है मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का गवर्नमेंट के। उसके बाद आ जाता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सिंपल, अगर हम इसको समझे तो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो 2015 में लॉन्च किया था,
डिजिटल इंडिया को अगर हम समझें तो बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटल हो गई हैं। अगर आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 2015 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप डिजी लॉकर की बात कर लें, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, अपना कोई व्हीकल लेकर बाहर जा रहे हैं, तो अब आजकल आप डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं, या अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई पासपोर्ट या कोई भी चीज़ है वो डिजिटल इंडिया के थ्रू आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट है, वो प्रोसेस पहले बहुत लंबा हुआ करता था, 30 डेज का प्रोसेस होता था। अब वो प्रोसेस 2 या 3 दिन का ही हो गया डिजिटल इंडिया की वजह से, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया पे अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना पासपोर्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हैं, और तो सारा जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही हो जाता है। बस कुछ 1-2 चीज़ों के लिए वेरीफाई कराने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको 1 या 2 दिन के लिए जाना पड़ता है पासपोर्ट में। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का। या एक ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अब यूपीआई पेमेंट्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूपीआई पेमेंट्स इंडिया में होती हैं। आप अपने फ़ोन को लेके कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जो 2015 में लॉन्च हुआ था, इसका सक्सेस इससे ही पता चलता है, डिजिटल पेमेंट्स से। आप कहीं भी बिना पैसे के, कैश के जा सकते हैं और आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। इसमें बहुत सारी एक वेबसाइट्स के बारे में जैसे बताया गया है, इंटरनेट साथी एक वेबसाइट है जो इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी, या अगर हम इग्नो की बात करें, ई ज्ञान कोश जो हमारा है, जिसके थ्रू मैं ये बुक भी पढ़ा रहा हूँ, तो ई ज्ञान कोश भी डिजिटल इंडिया, और ये तो डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से भी पहले इग्नो प्रोवाइड कर रही थी बुक्स को ऑनलाइन। तो ये भी एक डिजिटली आप अपनी बुक्स को पढ़ सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है डिजिटल इंडिया का। गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन योर फिंगर टिप, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज है जो हमने बात करी वो सारी फिंगर टिप्स पे हैं। कैशलेस की बात करी हमने, ये डीजी धा के अंदर आता है, गो कैशलेस एंड डिजिटल जैम पेमेंट और ई मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट और रैपिड असेसमेंट सिस्टम, डिजी लॉकर की भी मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ये सारे डिजिटल इंडिया के अंदर आते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट अप्रोचेस के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी 2015 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। किस लिए किया था कि किसी भी नई जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो किस तरह गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सकती है। तो उसके एक एग्जांपल दिए गए, सेटिंग अप फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बना कानपुर में 2016 में, और ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स 6 और बनने की बात हो रही है। 6 सच इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री हैज़ बीन प्लान्ड। 6 सच इंस्टीट्यूशन बनेंगे इन फ्यूचर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिस इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ स्किल ट्रेनिंग of MSDE. It is the largest skilled certification scheme in India. तो नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड प्रमोशन स्कीम NAPS, ये भी स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। स्पेस बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग, द प्रोग्राम एम्स प्रोवाइडिंग द वोकेशनल ट्रेनिंग। ये सब जो, अगर आप डिजिटल लर्निंग की अगर हम बात करें, SDLP, ये भी इग्नो प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी डिजिटल जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हैं अपना इग्नो के ई ज्ञान कोश के थ्रू। MSD क्या होता है? ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइज द स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू इनफॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर्स थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लैंग्वेज। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू करी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे MOU भी करे हैं बाहर की कंट्रीज से, वो इनमें यहाँ बताया गया। MOUs विद UAE एंड कतर on mutual qualification, MOU with France for skill training and power sector, MOU with Switzerland, MOU with Singapore. All these initiatives have been taken by country a step forward, granting the skill. किसी भी यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे MOUs भी करे हैं बाहर की कंट्रीज से, जिससे कि आप बाहर भी जाके सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, NSDC। तो NSDC के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? NSDC के 3 पिलर्स हैं, क्रिएट, फंड एंड अनेबल। पहले, टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिश क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्रेन्योर को एक ट्रेनिंग देना, उसके बाद उसे फंड्स प्रोवाइड करना, और उसके बाद एक सस्टेनेबिलिटी या उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना,
टू ग्रो फर्दर, ये सब आ जाता है। इसके एनएसडीसी के पिलर्स हैं। विजन ऑफ एनएसडीसी क्या है? द मिशन ऑफ एनएसडीसी इज एज फॉलोज, वही जो हमने अभी बात करी, अपग्रेड द स्किल्स, स्किल्स को अपग्रेड करना, सपोर्ट करना, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे कि वो एक मार्केट में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। कोई भी नई एक स्टार्टअप है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे, अगर हम स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, इनक्यूबेटर। स्टार्टअप इंडिया और इनक्यूबेटर के बारे में अगर कोई जानकारी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम इसको शुरू करें फिर, कि स्टार्टअप इंडिया क्या है और इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं। सर इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन कुछ आइडिया नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया और इनक्यूबेटर क्या है? स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये भी इनिशिएटिव है, जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक शुरू से। ये सारे इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं किसी तरह से अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया वो है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और बहुत सारे इनक्यूबेटर का मतलब है बहुत सारे आप एक इसको बहुत एक सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स लॉन्च किए हैं जिसमें अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप उस इनोवेटिव आइडिया को लेकर इंक्यूबेटर में जा सकते हैं, या आपका एक छोटा सा स्टार्टअप है आप उसको लेकर एक इंक्यूबेटर में जा सकते हैं। और अगर आप देखना भी चाहें, अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो चंडीगढ़, आरसी चंडीगढ़ का खुद का एक स्टडी सेंटर है 6033, जो है पीजी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला में। वहाँ पर एक इंक्यूबेटर है, आप वहाँ इंक्यूबेटर में जाकर देख सकते हैं कि इंक्यूबेटर क्या होता है, वहाँ पे कैसे इनोवेशंस हो रही हैं। तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई एक आइडिया है, एक छोटा सा एक आइडिया है, आप उसको लेके जा सकते हैं इंक्यूबेटर में। ये इंक्यूबेटर गवर्नमेंट फंडेड होते हैं या गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं। इन इंक्यूबेटर्स में अगर आप अपना आइडिया लेके जाते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? कि वहाँ पर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि सेक्टर एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पर एक प्रोफेशनल है हमारे, जिनकी हमने अभी थोड़े दिन पहले एक सेमिनार भी करवाया था उनके थ्रू। तो वो आपके जो आइडिया है उसको सपोर्ट करेंगे, आपके आइडिया को आप अगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, वो आपको बताएंगे। आपको वहीं पे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाएगी, आपको हो सकेगा तो वहीं पे ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर कुछ फंडिंग वहाँ के थ्रू हो सकती है तो वो भी आपको, या कैसे फंडिंग हो सकती है उसके आइडियाज बताए जाएंगे। तो उसको वो इंक्यूबेटर्स हैं, और ये इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं अक्रॉस द कंट्री, हर जगह पे है। हरियाणा का इंक्यूबेटर, अगर हरियाणा की हम बात करें तो मैंने एक बताया पंचकुला में है, एक करनाल में है इंक्यूबेटर। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आइडियाज लेकर जा सकते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज, और आपको वहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलेगा स्टार्टअप अपना शुरू करने के लिए। तो एक्शन प्लान क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टार्टअप ऑफ इंडिया का? सिंप्लीफिकेशन एंड लैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट, इंसेंटिव, जो मैंने आपको बताया कि आपके आइडिया को सिंप्लीफाई करना, या उसको अगर कोई भी नीड है, उसकी फंडिंग की जरूरत है, इंसेंटिव की जरूरत है, वो प्रोवाइड करना। और अगर आपकी आइडिया को किसी इंडस्ट्री के थ्रू ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो इंडस्ट्री के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सिंप्लीफिकेशन, फंडिंग, इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। अगर किसी पार्टनरशिप के थ्रू, किसी इंडस्ट्री के थ्रू आपको कुछ फायदा या बेनिफिट, इफ यू गेट सम बेनिफिट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप, तो आपको वो पार्टनरशिप प्रोवाइड करना। क्योंकि आप अगर अपने से ट्राई करेंगे किसी इंडस्ट्री को अप्रोच करना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप यहीं स्टार्टअप और इंडिया या इंक्यूबेटर के थ्रू अगर आप सपोर्ट, आपको किसी सपोर्ट की नीड है, या अपने आइडिया को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये इंक्यूबेटर और स्टार्टअप इंडिया आपकी इस तरह से हेल्प करते हैं। अभी इंक्यूबेटर में बेसिकली इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे इंक्यूबेटर सेटअप हैं इंडिया में। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं कि जैसे कि IIT BHU में, IIT भुवनेश्वर में, IIM लखनऊ में, नोएडा कैंपस IIT कानपुर में, और UPDES को लखनऊ गवर्नमेंट, हिमाचल हैज अप्रूव्ड 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू सेटअप इंक्यूबेटर्स। तो ये सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे इंक्यूबेटर है। 2 एग्जांपल मैंने ही आपको बता दिए, जो इग्नू भी इसमें हेल्प कर रहा है। इग्नू के एक स्टडी सेंटर सेक्टर एक PG गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला में इंक्यूबेटर है, और करनाल में भी एक इंक्यूबेटर है। ये हरियाणा के इंक्यूबेटर्स हैं। यहाँ पर भी आप जाकर अगर आपके पास कोई आइडिया है, अपने आइडिया को परस्यू कर सकते हैं, अपने आइडिया को एक नए स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट खत्म होती है। अगर सेकंड यूनिट में कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। इनक्यूबेटर, स्टार्टअप, अगर इनमें बिजनेस या कॉमर्स में कोई भी आपको इशू है तो आप बता सकते हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब हमने इसमें पढ़ा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC, ये सब बेसिकली गवर्नमेंट का एक आइडिया है जिसके थ्रू वो सपोर्ट कर रहे हैं यंगस्टर्स को कि किसी तरह वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें ऑन वर्ल्ड ग्लोबल लेवल। इसके बाद आ जाती है हमें थर्ड यूनिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो किसी भी एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि अगर हम एक केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री के जो ऑनर है, द ऑनर ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री या कोई बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री शुड हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, के वो अपनी एक जो बिजनेस है उसको आउटसाइड द सिटी इस्टेब्लिश करें। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब ये रूल्स बना दिए हैं कि आप विद इन द सिटी कोई भी ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो हमारी एयर को पोल्यूट करती है तो वो आप विद इन द सिटी नहीं बना सकते हैं, ऐसे रूल्स अब बन चुके हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की भी बनती है उन बिजनेसमैन की, उन ऑर्गेनाइजर्स की, कि वो जो अपना जो एमिशन है, केमिकल एमिशन है, वो सिटी से बाहर रखें, या जो उनका वेस्ट निकल रहा है अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद, केमिकल वेस्ट निकल रहा है, उसको हमारी रिवर्स में या उसको किसी अच्छी जगह, किसी ऐसी तरह डिस्पोज ऑफ करें कि उससे हमारी एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। ये सब आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के अंदर। एथिक्स का मतलब वही होता है कि हम अपने जो कोई भी बिजनेस है, अगर वो अपने अगर कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड बनाती है कोई कंपनी, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, अपने एथिक्स पे रहे, उसमें कोई भी चीज़ गलत चीज़ यूज़ ना करे, तो वो एथिक्स के अंदर आता है। मतलब आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। इसमें बताया गया जैसे ISO सर्टिफिकेशन होती हैं, ASI सर्टिफिकेशन होती हैं, ये सारी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में आते हैं। अगर आप जो अपने कंज्यूमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कोई भी अगर हम कंपनी का एग्जांपल लें तो उसमें 4 से 5 अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। लोग से मतलब है कि एक पर्सन है जो एक कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत से लोग डिपेंडेंट है। जैसे कि जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो उसकी प्रोडक्ट रखना है कि जिससे वो रॉ मटेरियल ले रहा है उससे एक एडिक्वेट प्राइस में रॉ मटेरियल ले रहा है, जो डीलर्स को प्रोवाइड कर रहा है एक अच्छे मार्जिन के साथ प्रोवाइड कर रहा है डीलर्स को, रिटेलर्स को, और जो प्रोडक्ट फाइनली डेवलप करके दे रहा है कंज्यूमर्स को, वो कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। कंज्यूमर्स की हेल्थ, अगर वो फूड प्रोडक्ट है, अगर वो कोई किसी और तरीके का प्रोडक्ट है, अगर वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो द डीलर इज रिस्पॉन्सिबल इनफ कि वो ही और शी इज प्रोवाइडिंग दैट कार, फाइनल मैन्युफैक्चर्ड कार और फाइनल मैन्युफैक्चर्ड बाइक विच विल गो फॉर लॉन्ग। अगर हम बात करें इंडिया की तो हमारी अगर आज भी मिडिल क्लास जो है वो अगर एक बार कार लेती है तो दैट मिडिल क्लास यूजेस दैट कार फॉर अराउंड 10 to 15 ईयर्स। यानी कि अगर अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो ऐसी क्वालिटी नहीं बना रहा है कि वो कार सस्टेन कर जाए 10 से 15 साल या 3 लाख 4 लाख किलोमीटर्स तक चल पाए, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी, एक डीलर की, कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे जो इंडिया की या अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने कंट्री के कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाए जो उनकी नीड्स को फुलफिल करे। तो अप्रोचेस टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या आप पढ़ सकते हैं थ्योरीज हैं, CSR थ्योरी होगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद स्टेक होल्डर थ्योरी होगी। स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका कैसे आप एक मैन्युफैक्चरर, एज ए मैन्युफैक्चरर आप अपने स्टेक होल्डर्स, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कैसे ध्यान रख रहे हैं, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं उनका कैसे ध्यान रख रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहे हैं और अपने जो डीलर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी फायदा कर रहे हैं। ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है।
एथिक्स के अंदर आता है, जैसे कि अगर हम तीन तरह के एथिक्स होते हैं, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। नेचर ऑफ मॉरल नॉलेज, मॉरल मतलब कोई भी मॉरल इशू हो गया, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका एक मॉरल एथिक होना चाहिए कि आप वो प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू गुड लाइफ, व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई बी। मतलब आपके अंदर खुद ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। जब आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपके लिए उस गुड अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आपको खुद सोचना है। ये आ जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर। और अप्लाइड एथिक्स के अंदर आ जाता है जनरेट्स प्रैक्टिकल मॉरल आंसर, अप्लाइज मॉरल एथिकल थ्योरीज टू प्रैक्टिस। मतलब जो भी आपकी एथिकल थ्योरीज हैं उसको प्रैक्टिस में लाना, अप्लाई करना उसको। मतलब आपकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स ऑल दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन यू कम्स अंडर एथिक्स। एथिक्स वो चीज़ है जो आपके अंदर खुद होने चाहिए, जो एक मैन्युफैक्चरर के अंदर खुद होने चाहिए, कि आप एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा एक प्रॉफिट दे रहे हैं सबको। वो सब आ जाता है नॉर ये तीन तरह के एथिक्स के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स वही है जो हमने अभी डिस्कस करा। आप इसके ये जो डायग्राम दिया गया है इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप, प्रिंसिपल, चॉइस, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वही जो अभी हमने बात की थी कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो रिलायबल है, वो बिजनेस एथिक्स के अंदर आता है। और रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि आप अपने आप से ही एक सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, कि आप किसी भी तरह नेचर को, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स की तरफ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और यही बिजनेस एथिक्स के अंदर आता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके it is vital to make distinction between business philosophy of business philosophy if it does not have ethical framework। ये सब कुछ ethical हम पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स कॉर्पोरेट, बिजनेस एथिक्स क्या है टूवर्ड्स कॉर्पोरेट फिलोसफी ऑफ बिजनेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं। बेटर ब्रांड रिकॉग्निशन, अगर आपकी कॉर्पोरेट मतलब आपकी रिस्पॉन्स, अगर आप एक एग्जांपल की तरह समझें, अगर आप दो कंपनीज हैं जो एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, और एक कंपनी एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका प्रोडक्ट जो है वो किसी के काम आ रहा है, वो किसी के जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है तो बहुत अच्छे से उसके काम आ रहा है, उसको बेनिफिट कर रहा है। तो ये आ जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आप ऑफ कोर्स आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपकी एक रेपुटेशन बनेगी मार्केट में, बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी। जब आपकी रेपुटेशन बनेगी तो आपके प्रोडक्शन अच्छी होगी, आपकी सेल्स अच्छी होंगी, तो उससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इंक्रीज सेल्स, कस्टमर लॉयल्टी जो मैंने बताया, ईजियर एक्सेस टू कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, गवर्नमेंट भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगी। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स आपसे बनाना शुरू कर देगी। ये सारे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा प्रोडक्ट देने की, जिससे आपकी ग्रोथ और सारा कुछ आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैराडाइम शिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, अब बहुत सारी शिफ्ट्स आ रही हैं जिसमें हम अगर हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट है इसके अंदर, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है। तो ये शिफ्ट क्या है? अगर हम शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट फिलॉसफी ऑफ बिजनेस। फिलॉसफी ऑफ बिजनेस अगर आज की बात करें तो फिलॉसफी ऑफ बिजनेस बिल्कुल अलग है। अगर हम आज से अगर हम आज से 20 साल या 25 साल पुरानी अगर बिजनेस की फिलॉसफी की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट था। डिफरेंस कैसे है फिलॉसफी में बिजनेस की? अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करते हैं तो बिजनेस में तो आज से 50 साल पहले की बात करें तो बिजनेस में जो जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, ऑर्गेनाइजर्स होते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि हमारा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। उसमें
जो लोग काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जो बंदे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी, वी आर टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्री इन विच सम प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इलिटरेट होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होंगे। तो आज से 50 साल पहले उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके दे वर बीइंग यूज्ड एज इफ दे आर सम काइंड ऑफ लेबरर्स, दे वर बीइंग यूज्ड एज एनिमल्स, लाइक मतलब उनका कोई ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं नजर में रखा जाता था। पर अगर हम आज की बात करें तो किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कोई भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, तो जितना हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान रखते हैं, उतना ही हम उनके जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम टाटा का ही एग्जांपल लें, तो अगर हम टाटा स्टील का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप उनकी बात करते हैं तो वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही में उनके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। अगर आप जमशेदपुर की बात करें, जहाँ पे टाटा स्टील तो जैसे कि अगर हम टाटा स्टील की बात करें, जो जमशेदपुर में उन्होंने पूरा एक शहर ही सेटअप कर दिया है, जिसमें उनकी सारी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, क्रच फैसिलिटी और कैंटीन फैसिलिटी और जितनी भी फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सब वो प्रोवाइड करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने जो लोग हैं उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको। तो वो दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट पे भी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही में अपने वो एम्प्लॉयज पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई मदर्स हैं जिनके बच्चे हैं, क्योंकि वो मदर्स काम कर रही हैं उनके प्लांट में, तो उनके बच्चों को क्रचेस के सर्विस प्रोवाइड दी जा रही है। ये टाटा का एक एग्जांपल है, आजकल सारी ही कंपनीज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी आती हैं फर्स्ट शिफ्ट ऑफ फिलोसफी में। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, आजकल जो शिफ्ट ऑफ फिलोसफी हो गई है बिजनेस के अंदर, जिसमें आजकल ह्यूमन रिसोर्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। पहले सिर्फ प्रोडक्ट पे और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उस पर ध्यान दिया जाता था। दूसरा शिफ्ट है टुवर्ड्स नेचर एंड एनवायरमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। सोसाइटी और नेचुरल एनवायरनमेंट का हमने जैसे अभी केमिकल फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था, वो सेम चीज इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपने देखा था कि कोई भी अगर केमिकल इंडस्ट्री है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सिटी के बीच में भी सेटअप हो जाती थी, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, सिटी के बीच में सेटअप होती थी। अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा रिवर्स में डिस्पोज ऑफ कर देते थे। जो जितना भी अगर हम ट्रेजेडीज की बात करें, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी थी जो हुई थी, वो किस वजह से हुई थी? क्योंकि लीकेज ऑफ जो पॉइजनस गैसेस थी वो हो गई थी सिटी के बीच में। तो ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी, आज से 20 से 25 साल 50 साल पहले जो था, जो पैराडाइम था वो ये था कि उसमें ध्यान नहीं रखा जाता था, सोसाइटी का, नेचर एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता था। पर आजकल अगर हम आज की बात करें तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं, या खुद भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतना ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी तरह एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी भी तरह कोई पॉइजनस गैस की लीकेज सिटी के बीच में ना हो जाए, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये पैराडाइम ऑफ शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, जिसमें नेचर का ध्यान रखा गया है। इसके हम 2 मिनट का 3 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं आगे CSR इन इंडिया को।
तो हम शुरू करते हैं CSR इन इंडिया का। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, ऑर्गेनाइजेशन कैन पुट सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी एंड हंगर। तो एक कंपनी एक्ट था 2013 में जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट्स है, उनका कुछ पार्ट एजुकेशन, जो सोसाइटी के कुछ लोग, जो कुछ पोर्शंस हैं, जो कुछ सेक्शंस हैं, जो जो बहुत पुअर सोसाइटी है, उसके ऊपर, जेंडर की इक्वालिटी के ऊपर, हंगर के ऊपर खर्च करेंगी। तो आता है CSR इन इंडिया के अंदर। अब इसमें पढ़ते हैं, एज पर रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कंडक्ट रेफर्स टू द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टू ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमिकली, सोशल, एनवायरमेंटल सस्टेनिंग मैनर व्हाइल balancing the demand of shareholders and other interest groups. It is about managing risk and impacts which affect the business. ये सारी बातें वही हैं जो CSR के अंदर भी वही बताई गई हैं जो हमने अब तक पढ़ी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होती है, कि किस तरह से आपको सारे रिस्क को ध्यान में रखना है, किस तरह से आपने सोसाइटी की तरफ अपना रिस्पॉन्सिबल रहना है, कैसे आप इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये सारा CSR इन इंडिया के अंदर आता है। तो मैंडेटरी रूल्स, इसमें रूल्स कुछ बताए गए हैं। एक्ट जो 2013 का एक्ट है, कंपनी एक्ट एंड CSR का, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें रूल्स में कितने अकॉर्डिंग टू एवरी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, विच आइदर हैव नेटवर्क, किसी भी कंपनी जिसकी 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5 करोड़ की नेटवर्थ है, वो कितना परसेंट अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको कितना परसेंट अपना सोशल एक्टिविटीज के ऊपर लगाना है, उसके बारे में रूल्स बताए गए हैं, सारे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 खत्म होती है हमारी, हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। अगर यूनिट 3 में कुछ किसी को इशू हो तो पूछ सकता है। यूनिट 3 में हमने पढ़ा CSR बेसिकली रूल्स हैं सारे जो किसी भी कंपनी को फॉलो करने हैं, कितना परसेंट अपना प्रॉफिट का लगाना है। इसमें हमने पढ़े शिफ्ट, कैसे शिफ्ट हुई, पैराडाइम ऑफ शिफ्ट हुआ, पहले 50 साल पहले कैसे कंपनीज काम करती थी, अब कैसे काम करती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, कैसे क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस ऑनर की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट की तरफ, उनके क्या एथिक्स हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। तो इसमें अगर कुछ भी इशू हो तो पूछ सकते हैं इस यूनिट अथॉरिटी में। इसके बाद हम चलते हैं 4th यूनिट पे। तो 4th यूनिट है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशंस, इंटरनेट एप्लीकेशंस कैसे बिजनेस में काम आ रही हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सोशल शॉपिंग, ये सारी टर्म्स आपने सुनी होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है आजकल। तो ये सारी चीज़ें, इनके बारे में हल्का सा हम बेसिक पढ़ेंगे। इसके बारे में ई-टेलिंग क्या होती है, रिटेलिंग क्या होती है, रोबोटिक्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एम कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग, आउटसोर्सिंग, ऑफसोर्सिंग। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज बिजनेस। किसी भी बिजनेस में आज की डेट में अगर हम बात करें तो कितने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। कोई भी बिजनेस, फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी चीज़ पहले खरीदनी होती थी तो हमें पहले शॉप पे जाना होता था, पर आजकल हम घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। तो ये सारा किसके अंडर आता है, ये सारा हमारे इस चैप्टर के अंदर आता है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस में। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर आता है सब कुछ ये कि कैसे कोई भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन हो रही है ऑन डेली बेसिस, ऑन किसी भी तरह जो भी अपॉर्चुनिटीज यूज हो रही हैं उसको हम बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारा इसके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इंटरनेट एप्लीकेशंस इन बिजनेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो अगर हम बात करें कि आज से कुछ टाइम पहले हम सिर्फ पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट थे, हमने बात भी की थी कि भाई, पर
आज हम सिर्फ पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे हम ऑपरेट कर पा रहे हैं, कैसे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो या किसी भी व्हीकल की बात करें, अगर हम आज बात एक जीपीएस का एग्जांपल ले लें, किसी भी गाड़ी में आज जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है। मतलब आपने किसी चीज के अंदर आपने इंटरनेट को यूज करके और आपको एक बेनिफिट हो रहा है, तो वो एक एग्जांपल होता है। जी, अगर हम जीपीएस की बात करें तो आज आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको किसी नई जगह जाना है तो कैसे जाना है, आप सीधा अपने जीपीएस में, गाड़ी में जीपीएस में या अपने फोन में जीपीएस में लगाएंगे आपको यहाँ जाना है, तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा पूरा कि कितना टाइम आपको लगेगा, क्या क्या आपको ब्लॉकेजेस मिल सकते हैं, क्या रूट आपको फॉलो करना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट, कौन से रूट पे कितने ज्यादा टोल्स हैं, कितने टोल्स नहीं है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक एग्जांपल है कि आप अपने फोन को या अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हैं, एक थिंग को, एक चीज को यूज कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू अपने बेनिफिट के लिए। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। उसके एग्जांपल फोन हो गया, गाड़ी हो गई, कोई भी आजकल स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं। अगर आप घर के अंदर अगर आप एंटर करते हैं तो आपके बहुत सारे, आपको अमेजोन या किसी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप घर के अंदर एंटर करेंगे और आपका जो लाइट्स हैं वो खुद से जल जाएंगी। आपके जो all the electronic appliances which are useful for you when you enter your house will directly start when you enter your house। जब आप डोर से एंटर करते हैं, ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। जो भी कोई चीज इंटरनेट के थ्रू, मतलब आपके इंटरनेट के थ्रू आपको फायदा कर रही है। जैसे अगर हम बहुत सारी एड्स देखते हैं कि आप एसी जो है, गाड़ी का एसी हुआ या घर का एसी हुआ, अपने फोन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, यू कैन यूज योर मोबाइल फोन टू स्विच ऑन योर एसी because that AC is connected to Wi-Fi of your house and so that AC is connected through internet। वो AC इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप अपने फोन का इंटरनेट यूज करके उस AC को ऑन कर लेते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। उसके बाद आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन। टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन वही है जो डे टू डे बेसिस पे कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चेंजेस आ रहे हैं, हमारी डे टू डे बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन के अंदर आ जाता है। एमर्जिंग ट्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर आ जाता है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा पढ़ें, इट इज अ स्काई स्क्रैपिंग टी ब्रेक एंटरप्रेन्योर्स कॉम्प्रीहेंड टू इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग fastidious in project induction till in recent time we kept India in exploring the possibilities of manufacturing almost all IoT। so emerging trends के अंदर आ रहा है कि हम कितने पहले हम डिपेंडेंट हुआ करते थे बाहर की कंट्रीज के ऊपर। कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीज बनाने के लिए, कोई भी अगर हमें ऐसा एक चीज मैन्युफैक्चर करनी है, वो सारी हम चाइना से इंपोर्ट करा करते थे। पर अब क्योंकि एक ट्रेंड एमर्ज हो गया है, जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर एक ट्रेंड आ गया है, तो हम वही सारी चीज़ें अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस की वजह से। कोई भी एक जो अगर हम कोई भी एक एग्जांपल लें, पहले हम डिपेंडेंट थे कि अगर हमें कोई हेडफोन्स खरीदने हैं, वायरलेस हेडफोन्स खरीदने हैं, तो हम एक बाहर की कंपनी के ही वायरलेस हेडफोन्स खरीदेंगे, एप्पल के हुए, सैमसंग के हुए। पर अब एमर्जिंग ट्रेंड्स की वजह, उन ट्रेंड्स की वजह से जो ट्रेंड्स आए हैं और हमारे स्टार्टअप्स हैं, अब हम कोई भी छोटी एक कंपनी ले सकते हैं, बोट ले सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी कंपनी ले सकते हैं जो हैमर एक कंपनी है जिसको आपने बहुत देखा होगा या प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे होंगे। तो एमर्जिंग ट्रेंड्स की वजह से ही ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए हैं। आप एक बहुत ही कम पैसों में एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो पहले बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था और बाहर का एक प्रोडक्ट था। ऑटोमेशन के अंदर, ऑटोमेशन में अगर हम बात करें, अभी इंडिया में तो नहीं, पर अब अगर यूएस की बात करें तो बहुत सारे पिज़्ज़ा हट ने अपने जो पेमेंट के प्रोसेस थे वो रोबोटिक कर दिए हैं कि अब आप एंटर करते हैं तो आपको कोई खड़ा एक एम्प्लॉय खड़ा नहीं मिलेगा आपकी पेमेंट लेने के लिए, एक रोबोट उसकी जगह खड़ा होगा या रोबोटिक एक मशीन होगी जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं या कार्ड करते हैं तो डायरेक्टली आपके ऑर्डर के हिसाब से आपके पैसे कट जाएंगे। या इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया, वॉलमार्ट एक यूएस की कंपनी है, यूज्ड एन ऑटोमेशन टू रिप्लेस 7000 अकाउंटिंग इनवॉइस। तो वॉलमार्ट ने अपने 7000 एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया है रोबोटिक मशीन से या रोबोट से, जो उनकी अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग करते थे। अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग से
जो अकाउंट्स का काम था, इनवॉइस बनाने का काम था, कोई भी जैसे वॉलमार्ट एक शॉपिंग कंपनी है, तो अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो डायरेक्टली एक मशीन ही आपको एक इनवॉइस बना के दे देती है। पहले आप उसकी जगह एक पर्सन को हायर करते थे, ये सब ऑटोमेशन के अंदर आता है। या आईफोन मेकर फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन की हमने शुरू से बात की है। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन रिप्लेस 60,000 एम्प्लॉयज विद रोबोट्स। तो आईफोन बनाने के लिए भी एम्प्लॉयज को हटा दिया गया है, ऑटोमेशन करके रोबोट्स ही अब आईफोन को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो ये सारी ऑटोमेशन के अंदर आती हैं। ब्लॉकचेन का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज को यूज करना। अगर हम अपने ई ज्ञान कोश की बात करें तो वो भी एक ब्लॉकचेन का एग्जांपल है कि आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं इसके डाटाबेस को, ई ज्ञान कोश के डाटाबेस को। इसको ब्लॉकचेन के अंदर आ जाता है। डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं अपने, ये सारा ब्लॉकचेन के अंदर आ जाता है। इसकी वजह से, ब्लॉकचेन की वजह से बहुत सारा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, अगर आप बुक्स की ही बात करें, अगर ई ज्ञान कोश की बात करें, तो पहले किसी बुक्स को प्रिंट करना, प्रिंट करके उसको किसी स्टूडेंट तक पहुंचाना, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, आज भी यूज हो रहा है। पर अगर कोई भी स्टूडेंट है वो विलिंगली ई ज्ञान कोश से पढ़ना चाहता है, तो वो ई ज्ञान कोश के थ्रू इन सारे पेपर के यूज को और टाइम के यूज को बचा सकता है और अपने आप अपने घर पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल से पढ़ सकता है। ये सारा ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम किसी गाड़ी की बात करें, आजकल बहुत सारी गाड़ी के अंदर एडीएस फीचर आते हैं, तो वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं कि अगर आप कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी भी ले सकते हैं आजकल। तो अगर कोई महिंद्रा की बात करें या टाटा की बात करें, महिंद्रा की XUV 700 में एडीएस फीचर आते हैं। एडीएस फीचर में क्या होता है कि आपकी गाड़ी खुद से डिटेक्ट करेगी, उसमें रडार्स लगे हैं, उसमें कैमरास लगे हैं। अगर कोई भी गाड़ी आपके एकदम से आगे आ जाती है, या कोई भी इफ समवन क्रॉसेस द रोड सडनली, अगर कोई बच्चा, इफ सम चाइल्ड इज कमिंग टू इन फ्रंट ऑफ योर कार, एकदम से वो कार के आगे आ जाता है, तो उसके रडार सिस्टम और उसके जो कैमरा सिस्टम्स हैं वो एकदम से डिटेक्ट करेंगे दैट समवन इज इन फ्रंट ऑफ द कार, समवन हैव क्रॉस द कार और नॉट क्रॉस द कार, इन फ्रंट ऑफ द कार, सडनली केम इन फ्रंट ऑफ द कार। तो वो एकदम से आगे आएगा तो वो कार खुद से ब्रेक लगा देती है। ये फीचर्स हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज के अंदर भी आ गए हैं। महिंद्रा मैन्युफैक्चर कर रही है एडास फीचर्स को, या डाल रही है एडास फीचर्स को, जिससे गाड़ी खुद से, अगर कोई रिस्क देखती है तो खुद से ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम खुद से काम कर देता है और बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ही सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आजकल आपने चैट जीपीटी सुना होगा। चैट जीपीटी में आप कुछ भी, या आप चैट जीपीटी की कई लोगों ने ना भी सुना हो, तो आप गूगल जीमेल का ही एग्जांपल लें। आप जस्ट जीमेल पे अगर आप कोई भी वर्ड या टाइप करना शुरू करते हैं, लीव आप टाइप करेंगे तो जीमेल आपको एक फेडेड सेंटेंस दे देता है, जिसको आप टैब दबा के लीव के ऊपर पूरा एक सेंटेंस दे देगा, जिसको आप टैब दबा के, अगर आपको लगता है ठीक है वो सेंटेंस, तो आप टैब दबा के यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिसमें आपकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो चीजें हैं जो आपकी, वो खुद से प्रिडिक्ट कर रही हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको सेफ्टी के लिए आपकी गाड़ी खुद प्रिडिक्ट कर रही है कि आपकी सेफ्टी के लिए ब्रेक लगानी अभी जरूरी है। आपकी जीमेल खुद प्रिडिक्ट कर रही है कि अगर आपने लीव लिखा है तो उसके ऊपर आपको लीव के ऊपर एक सजेस्ट कर देगी, एक लाइन सजेस्ट कर देगी कि लीव आप कैसे मांग सकते हैं या कैसे आप उसके ऊपर ईमेल लिख सकते हैं। और सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करती है और डिसीजन लेती है, और मशीन जो लर्निंग जो है उस डिसीजंस को रिकॉर्ड करती जाती है। जैसे कि आज अगर हम गाड़ी का ही एग्जांपल लें, आज एक फ्रंट में कोई भी एक आदमी आया या कोई एक बच्चा आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट करके उसको ब्रेक लगाई, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेती है, उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेगी कि भाई इतनी डिस्टेंस पे, एट दिस डिस्टेंस दिस पर्सन वाज स्टैंडिंग एंड आई हैड टू पुट अ ब्रेक टू सेव हिम। उसको सेव करने के लिए इतने डिस्टेंस पे मैंने ब्रेक लगाई थी। तो मशीन लर्निंग में क्या है, वो उसको उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्दर जब नेक्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उस रिकॉर्डिंग का, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, क्योंकि हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है किसी भी चीज का। हम कहीं सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमें पता है एकदम से हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पास्ट एक्सपीरियंस है कि कैसे चढ़ा जाता है सीढ़ी पे। जब हमने फर्स्ट टाइम उसको सीखा था तो वो हमारे लिए पहली बार था। वैसे ही मशीन्स भी आजकल कर रही है, फर्स्ट टाइम जब वो कुछ करती हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको सेकेंड इंसिडेंट में उस रिकॉर्ड को काम करते हैं।
सोशल शॉपिंग, रोबोटिक्स, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आप पढ़ सकते हैं। ई टेलिंग, रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे ई टेलिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन दैट मेक प्लेस ओवर इंटरनेट, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट के ऊपर हो रही है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आप पैसा पे करते हैं, अपने फोन के थ्रू पे कर देते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, अपने कार्ड के थ्रू पे कर देते हैं, वो ई टेलिंग के अंदर आता है। रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें रिटेल इंडस्ट्रीज बिग बूम इन दिस डेकेड, द एक्सपर्ट्स are expecting bigger growth in future. The expansion of the 15% currently and by 10% Indian GDP. The figures are enough to explain the potential of the industry. तो रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जिसमें आपके अगर हम बात करें कि अभी बहुत ज़्यादा बूम देखा गया है, 15% एक्सपेंशन इसकी अभी हुई है, 10% इंडिया जीडीपी में ये काम कर रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग योर ओन बिजनेस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ये कैसे पता चला? हमें रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप से पता चलता है कि कैसे कौन सा राइट टाइम है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, ये सब आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक टर्म्स हैं। रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट, कैसे आप अपनी बिजनेस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या आपको कंसिडरेशंस करनी है अपने बिजनेस में। ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स आप बहुत ही बेसिक से एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे ई कॉमर्स के एग्जांपल हैं। किसने शुरू किया, सबसे पहले कैसे शुरू किया, ये बताया गया है। आईबीएम्स मार्केटिंग एंड इंटरनेट टीम इन 1996 शुरू किया गया था, ये किसने शुरू किया, ये सब आपको पढ़ना है। मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, क्या ई कॉमर्स होता है, कैसे, अगर हम अमेजोन का एग्जांपल लें, अमेजोन ने ई कॉमर्स जब शुरू किया था, जब इंटरनेट नया नया आया था 1996 में, तो अमेजोन ने जब इंटरनेट के थ्रू अपनी बुक्स बेचनी शुरू की थी, और आज अमेजोन इज वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, सब वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग कंपनीज इन द वर्ल्ड है। जेफ बेजोस जो हैं वो सबसे वेल्दिएस्ट पर्सन्स के अंदर आते हैं। तो वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने ई कॉमर्स के मीनिंग को बहुत जल्दी समझा, और अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत जब लॉन्च किया, जब कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, जब इंटरनेट भी ढंग से सबके घर नहीं आया था। तो ये सारा ई कॉमर्स के अंदर आता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स के, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के इन्होंने जो डिफरेंस है वो बताए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है जिसमें एक फिजिकल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता है। अब कोई भी फिजिकल अमाउंट लगा रहे हैं और फिजिकली आप गुड्स को चीज़ों को ले रहे हैं, वो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर आता है, जो रेगुलर हमारा चलता आ रहता है। ई कॉमर्स वो होता है जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लिमिटेशंस बताई गई हैं। ई कॉमर्स आप इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी टाइम रात को 2 बजे भी कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, पर जो नॉर्मल कॉमर्स है, किसी दुकान से कुछ खरीदना है, उसमें आपका लिमिटेड टाइम है, दुकान एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी। पर वहीं नुकसान भी हैं, जैसे ई कॉमर्स में कई बार आपको कोई प्रोडक्ट कल आज के आज चाहिए या कल के कल चाहिए, तो ई कॉमर्स में आपको वेट करना पड़ेगा। जबकि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें आप साथ के साथ जाके लेके आ सकते हैं। ये फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स बताया, रियल टाइम शॉपिंग, आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से शॉपिंग कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, आप पूरे इंडिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं किसी पार्ट ऑफ इंडिया में बैठ के। वहीं भी ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप एक पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट को ही खरीद पाएंगे, पूरे इंडिया के प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स में नहीं मिलेंगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के। डिसएडवांटेजेस वही हैं जो भी बताइए। पर्सनल टच खत्म हो जाता है। आप किसी के पास जाते हैं तो आप फॉर एग्जांपल पहले किसी शॉप पे आप रेगुलरली विजिट करते थे, तो आपका एक पर्सनल रिलेशन बन जाता था उस शॉपकीपर के साथ। तो आपके पास कभी पैसे ना हुए या कुछ ना हुआ, इफ़ यू डू नॉट हैव मनी, तो आपको जब भी प्रोडक्ट दे देते थे, या आज भी दे देते हैं, जब आप फिजिकली किसी शॉपकीपर को बहुत टाइम से जानते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट के में आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, आपको क्रेडिट पे प्रोडक्ट दे देते हैं, और आप यू कैन पे दैट मनी इन नेक्स्ट मंथ और व्हेनेवर यू हैव दैट मनी। पर ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, आपको साथ के साथ पैसा देना होगा। तो ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज हैं। एम कॉमर्स के अंदर आता है मोबाइल बेस्ड कॉमर्स, जो आप मोबाइल के थ्रू मोबाइल के ऐप के थ्रू आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं। आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आप एक OLX का एग्जांपल लें। अगर आप OLX में क्या है कि आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, आप उसमें देखते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट, आपको यूज प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप उसको डायरेक्टली थ्रू मोबाइल खरीद सकते हैं। उसमें आप
जो एक सेलर है या कंज्यूमर है वो एम मोबाइल ऐप पर मिलते हैं और उसके बाद आप की डील होती है, उसके बाद आप आमने सामने जाके यू मीट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और आप प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। वो एम कॉमर्स के अंदर आता है। वॉलेट्स एंड प्लास्टिक मनी एक बहुत ही बेसिक टर्म है, जो है कोई भी पेटीएम वॉलेट है, अमेजोन वॉलेट है, ये सारी चीज़ें, मोबीक्विक वॉलेट है, ये प्लास्टिक मनी के अंदर आते हैं। जो कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के अंदर आते हैं। फ्रेंचाइजिंग होता है, बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, अगर कोई भी, अगर हम एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, अगर लेवॉइस है या फिर अगर कोई भी फ्लाइंग मशीन एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो ऐसा नहीं उनका, क्योंकि लेवॉइस है वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह पे अपना एक प्लांट बनाए, हर जगह पे अपना एक मैन्युफैक्चरिंग एक शॉप खोले। तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइजीज अपनी सेल कर देते हैं। अपनी फ्रेंचाइजी सेल करने से क्या होता है कि वो उससे दोनों का फायदा होता है। कंपनी को एक नया सेटअप पूरा नहीं बनाना पड़ता, वो नई जगह पे जाके पूरे लाइसेंसिंग की फीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं लेनी पड़ती। और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको ये फायदा होता है कि उसको पूरा का पूरा अपना नया बिजनेस नहीं सेटअप करना है, बल्कि वो ऑलरेडी एक सेटअप बिजनेस को यूज कर रहा है, उससे प्रॉफिट कमाता है। उसको नया एक पूरा, उसको जो फ्रेंचाइजी देने वाला होता है, अगर हम लेवाइस की बात करें, तो वो उसको सपोर्ट करता है, वो नया अपना एक स्टोर को सेटअप करने में सपोर्ट करता है उसको। नए और जो फ्रेंचाइजी लेता है उस बंदे को नए प्रोडक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ऑलरेडी सब कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रही है, नया प्रोडक्ट बना रही है, इनोवेटिव आइडियाज ला रही है, जस्ट उसको सेल करना है और प्रॉफिट कमानी है। तो ये होता है फ्रेंचाइजी देना और फ्रेंचाइजी लेना। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, कोई भी कोरियर सर्विस हो गया, वो सारी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन है। अमेजोन, अगर फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी मंगाते हैं तो वो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के थ्रू ही आता है। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर कर रहे हैं, जैसे कि हमने फॉक्सकॉन का एग्जांपल लिया था, एप्पल फॉक्सकॉन को हायर कर रही है चाइना में या इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो आउटसोर्सिंग होता है कि आप किसी और कंपनी को कुछ अपना, यू आर हायरिंग सम अदर कंपनी टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट्स, वो आउटसोर्सिंग के अंदर आता है। ऑफशोरिंग का मतलब होता है आप किसी अपनी कंपनी जो ऑलरेडी सेटअप है एक कंट्री में, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें आजकल का, तो बहुत सारी कंपनीज चाइना से हटकर नई नई जगह एक्सप्लोर कर रही हैं एशिया के अंदर ही। जैसे कि वियतनाम का एग्जांपल लिया था हमने एचपी में, और इंडिया में हमने एप्पल का एग्जांपल लिया, सैमसंग का एग्जांपल लिया। तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से हटा के नई जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ के, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट है, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, लेस टैक्स ले रही हैं, उनके बहुत सारी जो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो अपनी कंपनी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर सेटअप करने को ऑफशोरिंग बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग ये बताया गया। आउटसोर्सिंग इज द 4.9.3 में आप देख सकते हैं टेबल में, ज्ञान कोश पे जाके। आउटसोर्सिंग इज द असाइनमेंट ऑफ बिजनेस पेरिफेरल ऑपरेशंस टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस पेरिफेरल ऑपरेशंस देना। ऑफशोरिंग जबकि होता है रेफर्स टू रिलोकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस इन डिफरेंट कंट्री, दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस को रिलोकेट करना, ये सारा ऑफशोरिंग के अंदर आता है। इनके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑफशोरिंग का बेनिफिट है लो लेबर कॉस्ट आती है इसके अंदर। और आउटसोर्सिंग है फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब आप अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है। तो ये आ जाता है फोर्थ यूनिट के अंदर। अगर फोर्थ यूनिट के अंदर आपको कोई इशू है तो बता सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ यूनिट हमारी खत्म हो रही है। इसमें ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग, ये सब हमने पढ़ा। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के बारे में पढ़ा, फ्रेंचाइजिंग कैसे लेते हैं, कैसे फ्रेंचाइजिंग का फायदा नुकसान पढ़ा, एम कॉमर्स पढ़ा, स्मार्टफोन के थ्रू हम कैसे परचेजिंग कर सकते हैं। मैं ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स के रियल टाइम बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, ये सारा पढ़ा हमने इस यूनिट में। बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस पढ़ा, कि टेक्नोलॉजी से बिजनेस पे कैसे फर्क पड़ रहा है। ई टेलिंग के बारे में पढ़ा, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ा, सोशल शॉपिंग के बारे में पढ़ा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन का एग्जांपल दिया हमने, ये ज्ञान कोश का। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन एक्सप्लोजन पढ़ा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, कैसे अलग अलग चीज़ों में हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी का एग्जांपल लिया था हमने और फ़ोन का एग्जांपल लिया था। इन चीज़ों को यूज़ कर हम करके हम इंटरनेट का कैसे इतने अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है।
प्रिया ओझा ने चैट में पूछा है कि सर वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, व्हेन वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, इज देयर एनी स्पेसिफिक डे फिक्स? तो असाइनमेंट सबमिट करने की डेट हमेशा हमारी वेबसाइट पे, आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे या इग्नू की वेबसाइट पे हमेशा शो होती रहती है। मोस्टली असाइनमेंट सबमिट होती हैं सितंबर, अगर हम दिसंबर एग्जाम्स की बात करें तो सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होती हैं, और अगर हम जून एग्जाम्स की बात करें तो मार्च में असाइनमेंट सबमिट होती हैं। अगर इन डेट्स में कुछ अगर कुछ डेट बढ़ाई जाती है आगे, अगर हम इन डेट्स को एक्सटेंड करते हैं तो वो भी हम अपनी वेबसाइट, आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट, या आपका कोई भी आरसी रीजनल सेंटर है ऑल ओवर द इंडिया, अगर आपको कोई भी रीजनल सेंटर है तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि असाइनमेंट की डेट, असाइनमेंट सबमिशन की डेट बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है। तो टिपिकली अगर आपको अपनी जून दिसंबर एग्जाम्स के लिए असाइनमेंट जमा करानी है तो आप सितंबर में जमा कराते हैं, लास्ट डेट ऑफ सितंबर, लास्ट जो डेट ऑफ द मंथ होती है सितंबर की। और अगर आप जून एग्जाम्स के लिए जब सबमिट करा रहे हैं तो मार्च में आप सबमिट कराते हैं, लास्ट डेट ऑफ 31 मार्च से पहले पहले सबमिट कराते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डेट के लिए आप सब अपना वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, अपने आरसीज की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन है इस सर आप अपने एलएमएस पोर्टल, अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज से इन्वॉल्व हैं, ओएल वाले कोर्सेज हैं, वो अपने एलएमएस पोर्टल होगा आपका जिसको आप एक्सेस कर पाते हैं, उसमें भी यस सर, डेट मेंशन रहती है, उसमें भी कि आपको कब यस सर। असाइनमेंट सबमिट करानी है। सर मैं ये पूछ रही थी कि हमारा लेटेस्ट नहीं आया है असाइनमेंट, तो 2022-23 का ही करें? नहीं, अभी जो असाइनमेंट्स हैं वो अपडेट हो रही हैं धीरे धीरे, और यस सर, सिर्फ एक सब्जेक्ट का आया है, और 1 सितंबर से सबमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा असाइनमेंट का। हाँ, सब सितंबर से स्टार्ट होगा, पर सितंबर के जो असाइनमेंट्स हैं हमारी वो दिल्ली हेडक्वार्टर से अपडेट होती हैं, इग्नू दिल्ली हेडक्वार्टर से। तो वो अपडेशन अभी करंटली चल रहा है, धीरे धीरे सारी आपके असाइनमेंट्स अपडेट हो जाएंगी। इन केस अगर असाइनमेंट्स अपडेशन में थोड़ा बहुत डिले होता है तो आपके असाइनमेंट की जो सबमिशन की डेट है वो भी इग्नू आगे बढ़ा देती है, अगर डिले ऐसा कुछ हो जाता है। मोस्टली ऐसा डिले नहीं होता, पर अगर डिले होगा भी तो आपके असाइनमेंट की सबमिशन की डेट बढ़ा दी जाएगी। यस सर। और सर अगर मतलब अभी जो पुराना है वो ना करें हम? नहीं, आपको लेटेस्ट असाइनमेंट ही सबमिट करनी होती है हमेशा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अगर और कोई इशू है इस ब्लॉक में तो आप बता सकते हैं। नो सर, नो प्रॉब्लम। अगर इस ब्लॉक में कोई इशू नहीं है तो कल हम सेकेंड और थर्ड ब्लॉक खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरी जो बुक है हमारा, जो हमारा कोर्स है, इसके लिए हमारे पास 4 ही दिन है और 5 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो हम कल सेकंड और थर्ड ब्लॉक की कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो अगर जल्दी खत्म करना है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आना पड़ेगा, तभी हम उसको जल्दी खत्म कर पाएंगे। तो कल आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को एक ओवरव्यू उसका लेकर आएंगे, जिससे हम उसको जल्दी से खत्म कर पाए और 4 दिन में अपनी जो BCOS 132 है उसको खत्म कर लें। यस सर। आज के लिए आप ये लीव कर सकते हैं क्लास को। कल इसी टाइम सेम टाइम पे हम क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके सर, थैंक यू।